Hello, dear friends. If you are giving UPSC exam 2025, then you must ensure that your mains should be ready by December 2024. Why? Because afterwards you need to focus extensively on the prelims. और उससे पहले आप prelims भूल जाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय होगा आपको जनवरी के बाद से पूरा प्रीलिम्स पर फोकस करने के लिए। लेकिन अगर आपका मेंस तैयार नहीं है तो प्रीलिम्स निकालने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए यू शुड फोकस ऑन द मेंस बाय नाउ, और उसके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि आप कैसे मेंस पर फोकस करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, पीवाईक्यू को कैसे किया जाए, और हॉलिस्टिकली आप इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे कर सके। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो आपका पीवाईक्यू है और सिलेबस, ये दोनों एक प्रकार से रामायण या फिर गीता, जो भी आप कहें, यूपीएससी के लिए होती है। तो इसको यूटिलाइज करना है, और इसके लिए हमने आपके लिए 5 फिंगर स्ट्रेटजी कंसेप्ट लेकर आए हैं कि अगर आप इस 5 फिंगर स्ट्रेटजी के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो मेंस रिलेटेड कंटेंट है वो रेडी हो चुका है और आप तैयार हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और ये आप देखिएगा भी, आपको खुद महसूस होगा कि यस, इफ़ वी कंप्लीट दिस स्ट्रेटजी, इफ़ वी try to write the answer, cover the dimensions based on this strategy, then your content for the mains is ready and you are also ready. So क्या है ये 5 फिंगर स्ट्रेटजी? तो इसमें आपके 5 चीज़ें आती है। पहला है आपका सिलेबस, दूसरा है आपका पीवाईक्यू, तीसरा है आपका करंट अफेयर्स, चौथा है आपका डायमेंशन, और पांचवा है आपका माइक्रो नोट्स यानी कि कंटेंट। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहली शुरुआत हम सिलेबस से करते हैं, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के तौर पर पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लेंगे और पॉलिटी के सिलेबस को भी देखेंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिलेबस। तो सिलेबस से शुरुआत करते हैं। जब भी आप सिलेबस यूपीएससी का देखें तो पहली बात तो यही कि आपको सिलेबस मुंह-ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता, भूले जाते हैं, याद नहीं रहता, तो आप न्यूज़पेपर से, डिबेट से, डिस्कशन से कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते चीज़ों को एज पर द यूपीएससी। पहली बात तो यही होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सिलेबस में कीवर्ड पर आप फोकस करिए। एक एक कीवर्ड को डिटेल से आपको माइक्रो नोट्स तैयार करना है। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आप देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन। अब ये पूरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चंस भी है, और जितने भी आप कीवर्ड देख रहे हैं, फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब डायमेंशंस को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पहली बात तो यही क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत आगे आपका सब टॉपिक्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एक टॉपिक, इवोल्यूशन अनदर टॉपिक। तो हमें इन टॉपिक्स पर अपना पूरा नोट्स तैयार करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कि एक तो ये है कि हमने किसको पकड़ा, इंडियन अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन को पकड़ा। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका तैयार होना चाहिए कि अगर इवोल्यूशन या फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो आपका ये तैयार होना चाहिए इंट्रोडक्शन। 5-6 पॉइंट्स रिलेटेड आप लिख सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं। कहाँ से तैयार करेंगे भाई? यूपीएससी के पीवाईक्यू को अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उनके स्टेटमेंट्स को इंट्रोडक्शन में एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस बुक जो भी आप पढ़ते हैं, उस रेफरेंस बुक में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस सब टॉपिक्स, तो वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है आपका पेपर, न्यूज़पेपर, डिबेट, डिस्कशन, जहाँ भी आप सुनते हैं, जिधर भी आप सुनते हैं, तो कभी कभी प्यारा सा स्टेटमेंट आ जाता है
रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर भी अच्छा लगे। और ज़्यादा नहीं, 5-6 पॉइंट तैयार करके रखने हैं। तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस टॉपिक का, ना कि पूरे टॉपिक का, ये पूरा टॉपिक है, हम सिर्फ इसको उठा रहे हैं। तो इस टॉपिक का आपका इंट्रोडक्शन रेडी रहेगा, फिर कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप तैयार रहेंगे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। अब जो दूसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन सिलेबस के सब टॉपिक से आपको डायमेंशन ढूंढना है कि यूपीएससी कितने डायमेंशन में घुस सकती है, जितना भी आप सोच सके उस डायमेंशंस को पकड़ना है। तो जैसे आप देखिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन, इसमें अगर आप अंदर जाते हैं तो इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। एक तो प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि धीरे धीरे आपने देखा होगा ब्रिटिश का सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, उसके बाद उन्होंने एक्ट्स रेगुलेशंस लेकर आए, ठीक है। और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है हमारे संविधान में शामिल किया गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में शामिल किए गए। तो ये प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट है। उसके बाद जो दूसरा डायमेंशन होगा हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला डायमेंशन होगा, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं एज पर द नीड एंड टाइम, तो उसको ध्यान रखना है। और फिर प्री इंडिपेंडेंस के अंतर्गत हम घुसेंगे अंदर कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या और कहाँ से इवोल्यूशन या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखिए, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते होंगे वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशन, आप देखिए कैसे आपका जो मेंस प्रिपरेशन होता है वो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में भी आपको मदद करेगा। तो जो वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश ने लेकर आए थे आफ्टर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ फीचर्स याद रखने हैं, और उसको इस सब टॉपिक्स में क्वेश्चन अगर आते हैं तो यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, हम कुछ हाईलाइट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में जानना चाहिए आपको, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बातें कही गई थी, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ था, इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे सब डायमेंशंस को भी खोलने हैं आपको। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी डाली गई थी। तो इससे यहाँ पर आपका क्या होता है कि भाई जो डिवीजन एमंग द कम्युनिटी जो अंग्रेजों ने करवाने का सोचा था, उसकी शुरुआत यहाँ से की गई थी अलोंग विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये ध्यान रखना है, इससे भी लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद 1919 का एक्ट आया जहाँ पर वोटिंग राइट्स लिया गया। तो यूपीएससी हो सकता है आपको डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन सब कुछ रिलेट करके बोल दिया जाए, क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए आपको ये तैयार रखना है। और भी बहुत सारे इसमें चेंजेज हुए थे तो वो भी ध्यान रखनी है। उसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या आया था इंपॉर्टेंट बात, फेडरलिज्म की बात आई थी। जो रिजर्वेशन है आपके हरिजन्स या फिर अनटचेबल्स, उनको देने की बात आई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिजर्वेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो रिजर्वेशन का जो इवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो 1935 का एक्ट है, इससे पहले डेफिनेटली जो आपका पूना पैक्ट हुआ था BR अम्बेडकर और फिर गांधी जी के बीच में, ठीक है, तो वो तो है ही, उसी के बाद ही तो ये आया। तो इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, यहाँ से कंसेप्ट एक निकल जाता है। तो इन तरीके से आपको सोचना है कि इतने डायमेंशंस हैं इसके प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्या डायमेंशन होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद का मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान रिजिड था, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने शुरू हुए। फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट से लेकर अभी आपका 106 अमेंडमेंट तक आ गया है। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया
है ना। उसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अभी लेटेस्ट अपडेट है, ओके। उसके बाद IR कोहलियो केस भी आया था, जहाँ पर आपका 9th शेड्यूल को लेकर चैलेंज किया गया था। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को लेकर कंसर्न थी। तो ये जो चेंजेज आए टाइम टू टाइम, ये क्या है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। तो इन सब इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी ध्यान रखना है। आजकल तो केस लॉज भी UPSC पूछ रही है, अब स्पेसिफिकली वो केस लॉज के बारे में पूछती है। उसके बाद अदर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमने देखा ही है, जैसे आर्टिकल 21, इसके अंतर्गत बहुत सारे सब डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चाहे वो आपका राइट टू प्राइवेसी क्यों ना। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द नीड, एज पर द टाइम, एज पर द चेंजेस इन द सोसाइटी। तो ये इतना आपको कवर करना है डायमेंशन में। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है करंट अफेयर्स। अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब ये नहीं है कि पीछे के सब कुछ, लेटेस्ट में भी तो अमेंडमेंट हो रहा है। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट डिस्कशन, डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसको भी ध्यान रखना है। जैसे 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो ये आपका इवोल्यूशन का ही पार्ट है कि भाई महिलाओं का जो रोल है वो अब धीरे धीरे एक्टिव होता जा रहा है। अब उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए, तो उसके लिए वुमेन्स ने मांगे की है रिजर्वेशन देने की पार्लियामेंट में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। 50% वुमेन है हमारे देश में, लेकिन जो आपका रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही कम है, उसके रेशियो में बहुत ही कम है। तो भाई ये डिमांड चली थी। तो ये अब देखिए जब पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया, तो ये भी आपका इवोल्यूशन का पार्ट हो गया। उसके बाद UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, सरकार कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए DPSP में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो करंट डेवलपमेंट है, UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद आप देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी चर्चा चल रहा है, इस पर भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड स्पेसिफिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है PYQ। अब इतना डायमेंशन आपने कवर कर लिया है, इतना आपका माइक्रो नोट्स तैयार हो गया। अब आप देखिए कि PYQ में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि UPSC किस डायमेंशन में फोकस कर रही है, और अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछती है तो और कौन से डायमेंशन को वो कवर कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको लेटेस्ट 2023 का ही बोल रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, illustrate with a special reference to the expanding horizon of the right to life and personal liberty। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 पार्ट्स पर ये क्वेश्चन पूछे हैं, और फिर एक जो चौथा पार्ट है वहाँ पर केस लॉज की भी बात की गई है। तो पहला पार्ट है लिविंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको बताना है। हैविंग इनॉर्मस डायनेमिज्म, तो डायनेमिज्म में आपका जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जो पोटेंशियल चेंजेज आ सकती हैं, उसको भी कवर करना है। उसके बाद प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए ये सब किया जा रहा है, इस डायमेंशन को भी आपको कवर करना है। उसके बाद रेफरेंस देना है। तो अब आप हमें बताइए कि अगर आपने इतना सारा सिलेबस के साथ टॉपिक्स करंट अफेयर्स किया है, तो अब आप इसका आंसर नहीं लिख सकते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट। कैसे? क्योंकि भाई हमारा संविधान ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है। अब हो क्या रहा है, हमारे संविधान ने खुद अमेंडमेंट करने का प्रोसेस बताया है, और एज पर द नीड, एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी वो अमेंडमेंट्स हम करते जा रहे हैं। जैसे आप देखिए पहले साइबर क्राइम्स कुछ नहीं होता था, अब साइबर क्राइम्स होने लगा, तो भाई प्राइवेसी का हनन होने लग गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी दिया। उसके बाद इन्वायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी लेटेस्ट में डिसीजन दिया कि भाई वो भी जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं है।
तो ये सब क्या है कि भाई जो संविधान है वो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि भाई ये समय के साथ बदलता है, डिमांड के साथ बदलता है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर लीजिए, तो आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी में आंसर देना पड़ेगा फ्रॉम द पास्ट टिल प्रेजेंट। 106 अमेंडमेंट को भी आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट कहा गया है इसमें आप देखिए, इलिस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत बहुत सारे एक्सपेंशन हुए, राइट टू हेल्थ हुआ है, राइट टू प्राइवेसी हुआ है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पर भी यूपीएससी फोकस कर रही है। पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखिए इसको एक स्पेसिफिक पूछ लिया गया है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आर्टिकल 19 को स्पेशल रेफरेंस डाल के पूछ ले। आर्टिकल 19 में भी तो बहुत सारे एक्सपेंशन हुए हैं, ठीक है। मीडिया को बेसिकली इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से आता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिलेबस तो ठीक है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर लिख सकते हैं उस स्टैटिक को साथ जोड़कर। उसके बाद आपका आता है पीवाईक्यू। तो हमने पीवाईक्यू देखा। अब पीवाईक्यू में एक और क्वेश्चन है, आप देखिए, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस। तो अगर आपने ये सिलेबस के कीवर्ड्स अच्छे से तैयार करके रखे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि हाँ भाई, जो आपका 1935 एक्ट है ये फेडरलिज्म की बात करता है। हालांकि फेडरलिज्म लागू नहीं हो सका था क्योंकि प्रिंसिपली स्टेट जो है वो उन्होंने एग्री नहीं किया था। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बताना है कि आप बताइए, ऐसा नहीं कि हाँ हुआ था ना हुआ था, बताना है। तो आपको पता है ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी बट प्रिंसिपली स्टेट डिडंट एग्री। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू फेडरल लिस्ट, फिर आपका प्रोविंशियल लिस्ट, फिर आपका रेसिडुअरी था। तो ये जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है ये क्या दर्शाता था, ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की दिशा में आगे बढ़ता हुआ तो नज़र आ रहा था। उसके बाद आप देखिएगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बनाया गया वो किस लिए बनाया जा रहा था, प्रोविंसेस के लिए बनाया जा रहा था। तो ये सब क्या दर्शाता है कि हाँ भाई, फेडरलिज्म को प्रमोट तो किया जा रहा था, फेडरलिज्म की तो बात की जा रही थी, हालांकि जो प्रिंसिपल स्टेट है वो राजी नहीं हो रहे थे, ये अलग बात है। फिर आप इसको ऐड करके लिखेंगे कि हाउएवर प्रिंसिपल स्टेट डिडंट एग्रीड, सो इन रियलिटी फेडरलिज्म डिडंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का रेफरेंस दे देंगे कि हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम ए क्वासी फेडरल नेशन वेयर द स्टेट हैज़ बीन गिवन द राइट्स, वेरियस राइट्स लाइक मेकिंग लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। फिर अपना जो भी स्टेट है उनके सर्विस कमीशंस होते हैं, लेजिस्लेचर है, और जो पावर डिराइव दिए गए हैं वो संविधान से दिए गए हैं, सेंटर की तरफ से नहीं। तो आप ऐसे करके रेफरेंस दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1935 के एक्ट पर बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक 1935 में ही रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है रिजर्वेशन के टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद है आपका माइक्रो नोट्स। तो शुरुआत से ही हमने आपको बताया कि माइक्रो नोट्स तैयार करते रहने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और जब एग्ज़ाम आएगा तो प्रेशर भी नहीं रहेगा, बस आपने पॉइंटर्स देखा, रिवाइज कर लिया, आपका काम खत्म। क्योंकि लास्ट में 1000 पेज के नोट्स तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर्स का अलग से होता है, ठीक है। इसलिए कम से कम जो भी आपके नोट्स हो वो काफ़ी कम पेज में हो, माइक्रो नोट्स हो, ताकि रिवीजन करने में आसान हो जाए। तो ऑन कंक्लूजन आप देखिए कि जो पंचमुखी प्रिंसिपल है यानी कि 5 फिंगर्स स्ट्रेटजी, इसमें आपका सिलेबस, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं, प्लस पीवाईक्यू ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके डायमेंशन, उसके बाद है आपका माइक्रो नोट। तो इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो तैयारी है मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, वो हो गई है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरलिंकिंग ज़रूर कीजिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ या फिर पीवाईक्यू के साथ, कि पीवाईक्यू के जो स्टेटमेंट्स है वो कहीं और यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस, एज ए इंट्रोडक्शन, एज ए कंक्लूजन। सिलेबस के कीवर्ड्स पर अच्छे से फोकस करिए। तो यहाँ पर तो हमने एक कीवर्ड पर फोकस किया।
अब जैसे देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब आपको क्या सोचना है, अपने तरफ से एक एफर्ट करना है। मैंने आपको एक सब टॉपिक दिया बेसिक स्ट्रक्चर, इस पर आप जितना भी सोच सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, इवोल्यूशन आपका कैसे हुआ, उसके बाद आपका हाउ इट स्ट्रेंथेंस द डेमोक्रेसी, हाउ इट लिमिट्स द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स को रिलेट कर सकते हैं, तो आप इसको कवर करिए, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक आप रिजर्वेशन को कवर करिए, जितने भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं, प्लस PYQ में इसको कवर करके, प्लस सिलेबस की तो बात हो गई है, और उसको मिलाकर आप कंटेंट तैयार करिए माइक्रो नोट्स के आधार पर। उसके बाद आप खुद पाएंगे कि आपका जो कंटेंट है वो मेंस के लिए भी रेडी हो गया है और आप भी रेडी हो गए। उसके बाद बस आपको आंसर राइटिंग करते रहना है बैठ के, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी जो स्ट्रेटजी है मेंस से रिलेटेड, इफेक्टिव मेंस आंसर राइटिंग आपको कैसे किया जाए विथ PYQ एंड सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने रिस्पॉन्स आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू।